साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की सीरीज में, जिसका नाम है 15 दिन 15 वीडियो यानी कि सफलता के हम 15 वीडियो आपके पास लेकर आए हैं। हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। इसका टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की नदियां, और एमपीपीएससी में इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इस लेक्चर को स्किप नहीं कर सकते। आपने यदि हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारे एमपीपीएससी सफलता के 15 वीडियो वाली सीरीज से ये दोनों लेक्चर देख सकते हैं। इसमें आपको लगभग 15 वीडियो मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इन 15 वीडियो में आपको एमपी जीके की इतनी जानकारी मिल जाएगी जो आपको किसी भी किताब में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नदियां क्या होती हैं, है ना। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि किसी भी देश की यदि हम बात करेंगे तो अगर जीवन रेखा देखी जाएगी तो वो नदियां मानी जाती हैं, क्योंकि एमपी में अपने आप में देखोगे तो एमपी एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि प्रधान राज्य के लिए नदियां सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन होती हैं। और नदियों में केवल सिंचाई नहीं होती, और भी काम भी होते हैं, जैसे पेयजल की व्यवस्था हो जाती है, और उसके बाद आप देखेंगे तो जल विद्युत उत्पादन हो जाता है, मत्स्य उत्पादन हो जाता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, रोजगार भी बढ़ते हैं, है ना। और इनके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश में नदियां इतनी ज्यादा हैं, इसलिए नदियों का मायका किसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के अंतर्गत नदियों का मायका किसको कहा जाता है। नदियों का सभ्यता का पालना भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना। तो वर्षा का जो जल, हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। वर्षा का जो जल धरातल पर किसी न किसी रूप में या अनिश्चित रूप से बहने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग बाह्य जल, यानी बहता हुआ जल। जब वही बहता हुआ जल एक निश्चित ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रभावित होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये नदी या सरिता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण एक निश्चित स्थान से नीचे निचले ढाल की ओर बहने वाले पानी को नदी कहा जाता है ना। मध्य प्रदेश में जो नदियां आपको मिलेंगी वो हमेशा प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां मिलेंगी, जो बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करेंगे ना। तो भारत की सर्वाधिक नदियां कहाँ प्रवाहित होती हैं, मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना। अगला है हमारा कि भारत मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये देखोगे ना कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र यानी कि कौन कौन सी नदियां इसमें चल रही हैं। तो अपवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र, क्योंकि अधिकांश नदियां या तो गंगा में या यमुना में मिल जाती है। वास्तव में गंगा अपवाह तंत्र कोई एक अकेला नहीं है, इसके अंदर 3 उप अपवाह क्षेत्र हैं, जैसे कि यमुना का अपवाह क्षेत्र, टोंस का अपवाह क्षेत्र और सोन का अपवाह क्षेत्र। आपको ये तीनों याद रखना ना। गंगा यमुना अपवाह तंत्र में जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं वो चंबल है, कैन है, बेतवा है, सोन है, टोंस है। बाकी छोटी छोटी नदियां और भी हैं, ये तो बड़ी नदियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये मैंने यहाँ टिक लगा दिया, हाईलाइट कर दिया इस पीडीएफ में, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, है ना। तो उत्तरी प्रवाहित नदियां यदि हम लोग देखेंगे तो चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। देखो भैया, सिंध और काली सिंध दोनों अलग अलग है ना। पूर्वी प्रवाहित यानी पूर्व की ओर होने वाली तो सोन, जोहिला और महाना, ये महान नहीं है, महाना है ना। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नर्मदा, ताप्ती और माही। कई किताबों में आपको केवल नर्मदा ताप्ती मिलते हैं इसकी, लेकिन माही भी इसी का एग्जाम्पल है ना। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली बेनगंगा, पेंच, बर्धा, प्राणहिता और कानन। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये मैप देख लीजिए बहुत ध्यान से। आप लोग इस पूरे वीडियो को जब देख लेंगे तो एक बार आपको इस मैप को बहुत ध्यान से देखना है ना। मैं इस मैप पर कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये मैप केवल आपकी इसके लिए रखा गया जिससे कि आप जब भी इस मैप को देखेंगे तो आपको नदियों का एक फिगर आपको याद हो जाएगा। आज की हमारी पहली नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर स्टार लगा लीजिए, इस साल क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक है ना। तो नर्मदा की यदि हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है खुशी का दाता, और इसको रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिवर ऑफ प्लेजर कैसे कहा जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा को हम लोग कई बार माता के रूप में भी देखते हैं। तो नर्मदा का वाहन कौन है, मगरमच्छ है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, और ये गुजरात से प्रवाहित होकर कहाँ जाती है, देखो ये मध्य प्रदेश में बहती है इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, गुजरात में भी बहेगी तो गुजरात की जीवन रेखा है। अगर हम धार्मिक महत्व के आधार पर नर्मदा को कहेंगे तो इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जा सकता है, यानी कि नर्मदा को क्या कहा जा सकता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जा सकता है। ये गंगा किस आधार पर होगा, तो मैंने कहा भैया ये धार्मिक या पवित्रता के आधार पर ये गंगा है ना। ये भारत के मध्य से प्रवाहित होती है, इसलिए इसको भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है, यानी कि भारत की हृदय रेखा में बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। एक प्रोग्राम, एक यात्रा हम लोगों ने देखी थी, नर्मदा देवी नर्मदे या नर्मदा सेवा यात्रा जिसको कहते हैं, यहाँ ये स्लैश लगा लीजिए, नर्मदा देवी नर्मदे या नर्मदा सेवा यात्रा, है ना। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाली नर्मदा के संरक्षण के लिए चालू की गई थी। संरक्षण या इसमें जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए। कब चालू की गई, 11 दिसंबर 2016 को चालू की गई। ये अमरकंटक से चालू हुई और इसको 148 दिनों तक लगभग 16 जिलों में घुमाया गया, यानी कि इसकी यात्रा वाले जो जागरूकता फैलाने वाले लोग थे वो 16 जिलों में गए, 3350 किलोमीटर की यात्रा तय की, और लगभग 15 मई 2017 को उसको समापन कर दिया, है ना। तो आपको याद रखना कि कब चालू की गई।
नर्मदा नदी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये मैकाल श्रेणी के समीप अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से निकलती है ना। फिर ये पश्चिम की ओर बहती हुई अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर होते हुए ये महाराष्ट्र पहुंचती है ना। महाराष्ट्र से फिर निकलती हुई कहाँ जाती है, गुजरात में। गुजरात में भरूच के निकट ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से अनूपपुर जिले से निकलती है और फिर गिरती कहाँ है, ये खंबात की खाड़ी और अरब सागर में गिर जाती है। कितने राज्यों से बहती है, तो ये 3 राज्यों से बहती है। कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, लेकिन आपको 1312 किलोमीटर याद तो करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में कितना बहती है, 1077 बहती है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बहने वाली कौन सी नदी है, तो नर्मदा है। कितना बहती है, 1077 किलोमीटर। नर्मदा का बेसिन यदि प्रतिशत देखोगे तो 89.9 बेसिन प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में 89.9 हिस्सों पर क्या बहती है, नर्मदा बह रही होती है ना। नर्मदा के प्राचीन नाम यदि हम लोग देखेंगे तो इसको रेवा कहा जाता है, मेकाल सुता इसका नाम है, शिव तनया इसका नाम है, शंकर पुत्री इसका नाम है, सोमो देवी इसका नाम है, पुण्य सलिला इसका नाम है, नामोदास, है ना। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टोलमी ने इसको क्या कहा था, तो टोलमी ने इसको नमोदास या नामदास कहा था, ठीक है। नर्मदा नदी के अगर उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में इसके विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में देखेंगे तो सतपुड़ मेकल श्रृंखला इसमें पाई जाती है ना। इसमें कई कई स्थान पर भ्रंश घाटियां भी पाई जाती हैं, अंश नहीं है, ये भ्रंश घाटियां ना। भ्रंश घाटियों में यदि देखोगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी बनाने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई, तो नर्मदा हो गई ना। और ये भारत की भी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है एस्चुरी बनाने के मामले में। अब हम देखते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो अनूपपुर में है अमरकंटक, कपिलधारा, दुग्धधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा और पंचधारा। कई स्थानों पर ये जलप्रपात गलत दिए गए हैं, लेकिन बहुत अन्य सारी जानकारी और मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट से आपको ये जानकारी यहाँ प्रदान की जा रही है ना। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है, खंडवा के अंतर्गत मंदाता और दर्दी जलप्रपात है, खरगोन में आप देखेंगे सहस्त्रधारा जलप्रपात दिख जाएगा, गुजरात में आप देखेंगे तो जारवानी जलप्रपात आपको मिल जाएगा। जलप्रपातों से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है इस साल। अगला हम लोग देखेंगे कि ये बहती किस रूप में, तो हमने कहा वृक्षाप, यानी कि एक वृक्ष का फॉर्मेशन बनाती है, जिसमें कुल 41 नदियां सहायक होती हैं इसके ना। बाईं ओर से देखोगे तो लगभग 22 नदियां और दाईं ओर से देखोगे तो 19 नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख नदियों में देखेंगे तो बारना है, बंजर है, हिरन है, हथनी, शक्कर, तिंदोली, दुधी, देनवा, चंद्रकेशर, कानर, तवा, गंजाल, मान और उटी। आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो तवा नदी याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी सारे जितने भी उल्टे सीधे नाम दिख रहे हैं वो किसके हैं, नर्मदा नदी के, है ना। जितने भी पशुओं के नाम आपको दिख रहे होंगे वो सब भी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अब कुछ इससे जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं कि नर्मदा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो अमृतलाल बेगड़ को जाना जाता है। इनकी एक रचना है जिनका नाम है तीरे तीरे। महासीर प्रजनन केंद्र कहाँ बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर बड़वा में है। ये बड़वा कहाँ पड़ता है, खरगोन में, है ना। गौरी घाट कहाँ है, तो जबलपुर में, ये भी नर्मदा नदी पर है। इस पे एक मध्य प्रदेश में गौकुंभ का आयोजन किया गया था 2020 में। तो ये कब आयोजित हुआ, 24 फरवरी 2020 में। सेठानी घाट कहाँ है, होशंगाबाद में है। और बरमान घाट कहाँ है, नरसिंहपुर में। महेश्वर घाट खरगोन में पड़ता है। ये नर्मदा नदी पर अहिल्याबाई द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट माना जाता है ना। तो आप इन घाटों को याद कर लीजिए। ये देख लीजिए नर्मदा नदी कैसे बहती है। ये सारे इसमें यहाँ से आपको दिखेंगे कि ये शेर है, ये शक्कर है, ये दुधी है, तवा है, इंद्र सागर बांध यहाँ बना हुआ, ओमकारेश्वर में है, ये महेश्वर है, सरदार सरोवर बांध दिख जाएगा आपको। ये इसकी पूरा अपवाह तंत्र दिख जाएगा और इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये वृक्ष की आकृति या वृक्ष के समान आपको शाखाओं में बटा हुआ दिखाई देगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसका जो अपवाह तंत्र है वो कैसा है, वृक्षाभ है, यानी वृक्ष की आकृति में दिखता है। अगला हम लोग देखते हैं हमारी सबसे अगली बड़ी नदी है चंबल। चंबल का पुराना नाम चरमावती है, धर्मावती है, कामधेनु, है ना। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। उल्लेख कैसे मिलता है कि जो राजा रंतिदेव थे उन्होंने चंबल नदी को उद्गमित करवाया था। वास्तव में ये कहाँ से निकलती है, तो ये इंदौर जिले के पास में एक महू तहसील है, महू के यहाँ से जानापाव पहाड़ी से ये निकलती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो 854 किलोमीटर है ना, 854 मीटर है ना। ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, कहाँ जाती है, रतलाम में बहती है, मंदसौर में बहती है, नीमच में बहती है, फिर उसके बाद ये राजस्थान पहुंच जाती है। फिर वापस लौट कर आती है श्योपुर में, मुरैना, भिंड जिले में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है। यानी कि निकलेगी कहाँ से, तो हमने कहा महू के पास से, जानापाव से निकलेगी। हमने कहा कि ये मिलेगी कहाँ, तो हमने कहा ये इटावा में जाकर किससे मिलेगी, यमुना से मिलेगी। आपको ये 2 बिंदु याद रखने हमेशा, है ना। इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश में देखा जाएगा तो 965 किलोमीटर है। कई स्थानों पर इसकी लंबाई को लेकर विवाद है, लेकिन ये एक सरकारी आंकड़ा है जो आप देख लीजिए, है ना। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी इसको माना जाता है। ये अध्यारोपित नदी है, यानी कि जब जिस भाग से निकलती है वहां उत्खात भूमि बनाती हुई चली जाती है।
यानी कि ये अपनी रास्ता स्वयं बनाती है। इसी से चंबल के खड्डों का निर्माण होता है और चंबल के खड्डों को ही बीहड़ कहा जाता है। और ये बीहड़ बागियों की शरणस्थली माने जाते हैं, है ना। बागी कहाँ छुपा करते थे, तो चंबल के खड्डों में छुप जाते थे। मुरैना जिला जो है ना, वो चंबल नदी के खड्ड बनने के कारण क्या हो गया, अपरदन का शिकार हो गया है। तो आपको ये देखना है कि सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित यदि कोई जिला है जो अपरदन से प्रभावित है, तो वो मुरैना है। अगला हम लोग देखते हैं चंबल नदी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसको याद रख लीजिए कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। ये मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा भी निर्धारित करती है। और मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी कौन सी है, तो चंबल है ना। इसके सहायक नदियां कौन सी है, क्षिप्रा है, काली सिंधा, पार्वती, मेज और बनास है। आपको मेज और बनास याद रखना है ना। चंबल नदी पर जो परियोजनाएं चल रही है, वो गांधी सागर परियोजना मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर परियोजना कोटा में बनी हुई है ना। राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना यदि कहीं बनी हुई थी, तो उसका नाम था गांधी सागर परियोजना। ये गांधी सागर कहाँ है, मंदसौर में, चंबल नदी पर बनी हुई है। चंबल घड़ियाल केंद्र भी कहा जाता है, उसको देवरी घड़ियाल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चंबल में ही डॉल्फिन का संरक्षण हो रहा है। बटागुर और कछुआ है, ये कछुए की प्रजाति है, बटागुर और चित्रा इंडिका। आपको ये दो प्रजातियां याद रखनी है ना। इटावा के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ कि चंबल नदी का मिलन स्थल इटावा है, जहाँ ये चंबल नदी क्या होता है, यमुना से मिल जाती है। इसके साथ साथ चार और नदियां मिलती हैं, इसलिए इसको पंचनद के नाम से जाना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है, उसको बिठौली का मेला भी कहते हैं, है ना। आपको ये ध्यान रखना है। ये चंबल नदी को देख लीजिए आप, चंबल नदी निकलती हुई कैसे यमुना में मिल रही है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां आपको दिख रही होगी, है ना। ये पार्वती है, काली सिंध, क्षिप्रा, ये बनास, ये कूनो, है ना। बाकी सारी नदियां यहाँ से अलग जा रही हैं। अब आ जाइए अब अगली बड़ी नदी पर, जिसका नाम है क्षिप्रा। क्षिप्रा मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है ना, क्योंकि पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। पुराणों में इसको विंध्याचल का पश्चिमी भाग या पेरियात्र के रूप में कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति यदि हम स्कंद पुराण से देखेंगे, तो ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु जब अपने बराह अवतार में थे, तो उनके उदर से इसका जन्म हो गया था, क्षिप्रा का। कुछ लोग ये मानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्नों का बंटवारा हो रहा था, वो इसी नदी पर हुआ था और इसीलिए इस पर सिंगस्त मेले का आयोजन किया जाता है ना। ये सिंगस्त मेला कब होता है, प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। इंदौर जिले की काकड़ी पहाड़ी से निकलती है, देवास, उज्जैन, रतलाम होते हुए मंदसौर के निकट चंबल नदी में प्रवाहित हो जाती है। यानी कि कहाँ से निकलती है, तो इंदौर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है काकड़ी वर्डी या काकरी वर्डी। यहाँ से निकलती हुई कहाँ चली जाती है, ये चंबल नदी की सहायक नदी। हमने ये पीछे भी पढ़ा है ना। इसकी दो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो खान है और गंभीर है। और खान नदी के किनारे इंदौर बसा हुआ है। तो आपको याद रखना 2016 में क्या हुआ था, आखिरी यहाँ सिंगस्त का आयोजन किया गया था। आपको सबसे जरूरी फैक्ट ये है कि अगला सिंगस्त कब होगा छपरा में, तो 2028 में होगा, है ना। छपरा नदी पर एक घाट बना हुआ है जिसको रामघाट कहा जाता है। हो सकता है इस बार आपसे रामघाट पूछ लें, क्योंकि राम मंदिर बना हुआ है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि मालवा की यदि गंगा यदि कोई पूछ लेगा आपसे धार्मिक आधार पर, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। छपरा नदी पर ही पहली एक परियोजना चालू की गई जिसका नाम था नर्मदा छपरा लिंक परियोजना। ये प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना थी। इसको नवंबर 2012 में प्रारंभ किया गया, जबकि नवंबर फरवरी 2014 में इसको खत्म कर दिया गया। इसको लोकार्पण करने कौन आया था, लालकृष्ण आडवाणी। याद रखिए इस साल ये पूछा जाएगा कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला हुआ है। अगर भारत रत्न मिला हुआ तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो एमपी से रिलेटेड होगा, है ना। इसमें दो जलप्रपात हमको देखते हैं। पहला चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान में बना है, दूसरा पाताल पानी, झाड़ी दहा और शीतला माता जलप्रपात, ये इंदौर में है, महू पे, है ना। महू जो इंदौर के बगल से ही है ना, तो आपको ये याद रखना है। अगली नदी है हमारी सोन नदी। सोन नदी की पुराना नाम है नंद नदी, सुवर्ण नदी, सोन नदी या सोनपालिका, सुबागधी, सोनभद्र, सोआ। टोलमी ने इसको क्या कहा है, सोआ के नाम से जाना है। और हिरण्यवाही भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये अनूपपुर जिले से निकलती है। अनूपपुर जिले में कहाँ से, तो अमरकंटक से, है ना। अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा के विपरीत दिशा में बहने का प्रयास करती है। और ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये मध्य प्रदेश में देखो अनूपपुर में बहती है, शहडोल, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली जिलों में बहती है। उसके बाद ये बिहार के पटना में पहुंच जाती है। और बिहार के पटना में पहुंचकर बिहार में एक जगह पड़ती है दानापुर। दानापुर गांव में ये किस में मिल जाती है, गंगा में। तो आपसे पूछे कि गंगा की सहायक नदी मध्य प्रदेश से कौन सी है, तो सोन नदी है ना। ये अपने आप में दक्षिण भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है जो गंगा में मिल जाती है। यानी दक्षिण की दिशा से जो नदी आ रही होती है, इसलिए मान लो ये गंगा बह रही हो, तो दक्षिण की दिशा से जाने वाली नदी हमारी कौन सी है, सोन है, जो सबसे बड़ी नदी है गंगा में मिलने वाली। कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर की श्रेणी के मध्य एक सीमा बना लेती है ना। तो सोन नदी में दुर्लभ जाति के कछुआ पाया जाता है, या घड़ियाल का संरक्षण भी यहाँ होता है। इसकी जो सहायक नदियां रेहंद, गोपद, बनास, जोहिला, कन्नर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला देखते हैं, सोन नदी पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है बाणसागर परियोजना। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाणभट्ट के नाम पर ही इसको क्या कहा गया था, बाणसागर परियोजना
कहा गया है ना। बिहार में एक रेलवे पुल सेतु बना हुआ है जिसका नाम है नेहरू सेतु, ये भी सोन नदी पर ही बना हुआ। रेहंद नदी पर एक परियोजना बनी है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश में है ये। यदि सोन नदी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो रेहंद लगाना, रेहंद नहीं मिलेगा तो सोन लगाना, है ना। अगला है रामेश्वर त्रिवेणी संगम, ये राजस्थान में बनास, सीप और चंबल नदी पर बना हुआ है। अगली नदी हम लोग देखते हैं कालीसिंध नदी, एक छोटी नदी है जो देवास के बागली जिले से निकलती है और राजस्थान के कोटा जिले में नौनेरा गांव में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है ना। इसके ऊपर देवास, सोनकच्छ, सारंगपुर ये सब इसी नदी के किनारे बने हुए हैं। फिर आते हैं पार्वती नदी की ओर। पार्वती नदी का पुराना नाम है पारा, ये विंध्यन कगार से सीहोर की आष्टा तहसील से निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, तो आष्टा तहसील से निकलती है और ये कोटा के समीप राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है बूंदी, बूंदी से बहते हुए सवाई माधोपुर पहुंचती है। सवाई माधोपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पलिया, पलिया में निकल के चंबल नदी में मिल जाती है। हम ये पढ़ चुके हैं पीछे कि चंबल की सहायक नदी पार्वती होती है। हमको एक बिंदु याद रखना है कि यही पार्वती नदी के किनारे चाचौड़ा है जो गुना से कटकर बना हुआ है, ये चंबल नदी के किनारे ही बना हुआ है या फिर ये पार्वती नदी के किनारे ही बना हुआ है चाचौड़ा। अगला पढ़ते हैं, अगली हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो वास्तव में अर्थ माना जाता है महाभारत के अनुसार वो होता है सूर्य भगवान की पुत्री। ताप्ती यानी ताप के द्वारा उत्पन्न होने वाली, तो सूर्य भगवान की पुत्री है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ताप्ती रखा गया। विष्णु पुराण में ताप्ती को सहस भादव भदवा कहा जाता है ना, आपको याद रखना इसका अन्य नाम पयोष्णी भी है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये बैतूल से होता है। बैतूल जिले में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मुल्ताई, तो मुल्ताई नामक पहाड़ी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ये बैतूल के भैंसदेवी तहसील से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र की दक्षिणतम सीमा बनाते हुए बुरहानपुर को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है और गुजरात के सूरत में निकट एलियाबेट द्वीप बनाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अभी इसके पहले भी खंबात की खाड़ी में हमने नर्मदा नदी देखी थी, तो अब दूसरी नदी कौन सी गिर रही है वहां, तो आप ध्यान रखिए वहां कौन सी है, ताप्ती नदी गिर रही है। ये भी एस्चुरी बना रही है, ये कोई अलग कुछ नहीं बना रही, ये भी कौन सा बना रही है, एलियाबेट द्वीप के पास जाके गिर जाती है और ये भी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। कभी आपसे पूछ ले कि नर्मदा नदी के समानांतर कौन सी नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आपको याद रखना ताप्ती नदी है ना। इसकी कुल लंबाई 724 है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, 322 किलोमीटर बहती है। इसी का अगला जो बिंदु है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ताप्ती नदी का, क्योंकि इस पर रज्जू सेतु और स्वाली बंदरगाह याद करना है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको याद आ जाएगा। मिट्टी के टापू यदि सर्वाधिक मात्रा में आपको दिखेंगे तो वो ताप्ती नदी पर ही दिख जाएंगे। इस नदी पर काकरापारा बांध, उकाई परियोजना अभी यही बनी हुई है, लेकिन ये बनी कहाँ है, गुजरात में, है ना। हटनूर बांध ताप्ती नदी पर है जो कि महाराष्ट्र में। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के बीच में प्रवाहित होती है, यानी कि कौन कौन से पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत। 23 से लेकर 25 फरवरी 2022 तक यहाँ है ना ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया और ये कहाँ किया गया, मुल्ताई में। मुल्ताई कहाँ पड़ता है, बैतूल में। तो हो सकता है आपसे पूछने कि ताप्ती महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो बैतूल में। कब मनाया गया, 2022 में। अगली नदी हमारी बेतवा। बेतवा को पुराने साहित्यों में ये कहा जाता है कि इसका नाम पुराना बैत्रवती था। बाणभट्ट ने अपनी कादंबरी नामक रचना में, कालिदास ने मेघदूत में और केशव चंद्र ने रसिक प्रिया में इसका उल्लेख किया था। ये नदी विंध्याचल श्रेणी के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई यमुना में मिल जाती है जाके। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है हमीरपुर, हमीरपुर के में कहाँ मिलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि बुंदेलखंड में सर्वाधिक मात्रा में प्रवाहित होती है और अधिक प्रदूषण होने के कारण इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। देखो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं पेज के आखिरी में आपको ये बता दूंगा कि किसको कब मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाएगा, है ना। बेतवा नदी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है माता टीला बांध। उसको दूसरे नजरिए से देखा जाए तो उसको रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। इसको राजघाट बांध भी यही बना हुआ बेतवा नदी पर। सिंचाई के लिए हलाली परियोजना और भांडेर नहर परियोजना कहाँ बनी है, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर एक घाट बना हुआ जिसका नाम कंचन घाट है। इसी घाट पर वीर सिंह बुंदेला की एक छतरी है, ये छतरी 3 मंजिला है। आपको ये छतरी के बारे में भी जानकारी ले लेनी होगी मध्य प्रदेश के इतिहास से। इसी में बेतवा नदी में देखेंगे तो कैन बेतवा लिंक परियोजना चलती है। ये मध्य प्रदेश या फिर ये कह दीजिए भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना 2005 में प्रारंभ की गई थी, है ना। बेतवा की सहायक नदी है बीना। बीना नदी सागर के पास एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है राहत कुंड या भानु कुंड, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि राहत कुंड जलप्रपात बीना नदी पर है। बीना नदी नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, बेतवा नदी। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियों में बीना जो सागर में बहती है, धसान जो रायसेन में बहती है, जामनी जो सागर में बहती है, हलाली जो विदिशा में है। आपको ये नाम याद रखना है कि किसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, गोपद, सुक्ता और उतावली भी आती है ना। ये अन्य सहायक नदियां, मुख्य सहायक नदियां मुंह पर पड़ चुके हैं। बीना तेल रिफाइनरी कहाँ है, अंग वसोदा गांव में है। ये भी बेतवा नदी के आसपास ही है। बेतवा का आइलैंड किसको कहा जाता है, तो देवगढ़ का किला कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश में स्थापित है, इस पर स्टार लगा लीजिए। अगली नदी हमारी माही। माही का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है महती। महती को कहा जाता है पृथ्वी की पुत्री। पृथ्वी की पुत्री के साथ साथ इसको
अब वर्तमान में आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से निकलती है। तो ये कहाँ से निकल रही है? धार के सरदारपुर से, है ना, सरदारपुर से निकल रही है। यहाँ से निकल कर ये झाबुआ जाती है, झाबुआ पहुंचेगी, झाबुआ के बाद रतलाम और उसके बाद फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बहती है। डूंगरपुर से ये गुजरात में प्रवेश करती है और फिर ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये तीसरी नदी है जो खंबात की खाड़ी में मिल रही है। तो पहली थी हमारी नर्मदा, दूसरी थी ताप्ती और तीसरी थी माही, है ना। ये कुल लंबाई इसकी 543 किलोमीटर है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की तीसरी नदी है ना। ये नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला, माही नदी पर एक परियोजना काम करती है जिसका नाम जमुना लाल बजाज परियोजना। ये राजस्थान में बनी हुई है माही नदी पर, है ना। कड़ाना परियोजना भी गुजरात में है, ये भी माही नदी पर बनी हुई है। बेनेश्वर तीर्थ संगम जिसको कहा जाता है त्रिवेणी, ये राजस्थान में, ये माही, सोन और जाखम नदियों पर बना हुआ है। उजास माही की सहायक नदी है जिस पर झाबुआ जिले की स्थापना हुई हुई है ना। अगला पढ़ते हैं केन नदी। केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती है, कर्णावती है, सवेनी है, कैनास है, कयाल है और दृनावती है ना। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कटनी जिले के अहिर गांव से होता है। पन्ना जिले के दक्षिण में ये प्रवेश करती हुई पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश के बांदा में मिल जाती है। और ये सहायक नदी किसकी है? तो यमुना की सहायक नदी है केन, है ना। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो उर्मिल है, सोनार है, ब्यारमरा है और कोपरा है। केन में एक पत्थर पाया जाए, इसका नाम सदर है। तो आपसे पूछ ले कभी कि केन में एक पाए जाने वाला अनोखी प्रवृत्ति का पत्थर कौन सा है? तो सदर है ना। 2 जलप्रपात हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पढ़ते हैं केन नदी पर, एक है पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात। इसके साथ साथ कुछ और जलप्रपात भी जिसका नाम रन्हेह जलप्रपात है। तो रन्हेह, पांडव और गाथा ये कहाँ पड़ते हैं? केन नदी पर पड़ते हैं। 2017 में छतरपुर के खजुराहो में स्थित सर्वोत्तम पर्यटन स्थल के रूप में इसको, या सबसे अच्छा पर्यटन स्थल केन नदी को माना गया, है ना। फिर मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा भी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किसको दिया? केन नदी को। उर्मिल परियोजना छतरपुर में केन नदी पर है। छतरपुर में ही रनगवा परियोजना है और पन्ना में ग्रेटर गंगो या गंगो परियोजना केन नदी पर स्थापित की गई है ना। टोंस नदी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। टोंस नदी का पुराना नाम यदि हम पुराणों में देखेंगे तो इसको तमसा कहा जाता है। तमसा का उल्लेख हमको मत्स्य पुराण में मिल जाता है, वाल्मीकि की रामायण में मिल जाता है और वायु पुराण में मिल जाता है। कहीं कहीं इसको ताउन भी कहा जाता है। ये कहाँ से उद्गमित होती है? तो कहा जाता है ये सतना जिले के मैयर के तमसा कुंड से निकलती है और उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सिरसा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो टोंस नदी भी कहाँ जाती है? गंगा में। इस टोंस नदी की या टोंस नदी का जो सहायक नदी है वो बेलन है, बीहड़ है, महान है और सेलर है। आपको सेलर याद रखना है क्योंकि यहाँ जलप्रपात बना हुआ है ना। पहले एक क्वेश्चन आता था कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हम लोग पहले कुछ भी लगाते थे। अब लेकिन आपको याद रखना है 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में बहुटी जलप्रपात को माना गया है ना। लेकिन प्राचीनतम आंकड़ों में हम लोग जलप्रपात किसको मानते थे? चचाई को मानते थे। लेकिन अगर प्रश्न की प्रकृति देखा जाएगा तो प्रकृति के अनुसार बहुटी जलप्रपात है जो 2016-17 के बाद सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश का माना जाता है। तो चचाई जलप्रपात कहाँ है? तो रीवा में ही है। टूंस की सहायक नदी है बीहड़ नदी, उस पर बना हुआ है। और बहुटी जलप्रपात कहाँ है? तो बहुटी जलप्रपात बीहड़ की सहायक नदी है, या बीहड़ जो टोंस की सहायक नदी है उस पर ही रीवा जिले में बना हुआ है। अब इसमें हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं। जो चचाई है वो 130 मीटर ऊंचा है ना। जो और बाकी हम लोग उसको देख रहे हैं तो बहुटी को तो 142 मीटर है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों में अंतर है, इसलिए बहुटी हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाएगा। क्यूटी जलप्रपात कहाँ है? रीवा जिले में, टोंस की सहायक नदी महाना पर है। और पिया जलप्रपात भी कहाँ है? रीवा जिले में ही। तो आपको ये जलप्रपात याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। अगली नदी हमारी बरदा नदी। बरदा नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से। बैतूल जिले के मुल्ताई के वर्धन शिखर से निकलती है ना। ये महाराष्ट्र के प्राणता नामक स्थान पर बेनगंगा नदी से मिल जाती है और उसके बाद ये गोदावरी में मिल जाती है। जो आश्रम आप यहाँ पढ़ रहे हैं, सेवाग्राम और पवनार आश्रम, ये दोनों ही आश्रम महाराष्ट्र में बने हुए और किसके किनारे हैं? बरदा नदी के किनारे हैं। बरदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये बैनगंगा की, और बैनगंगा कहाँ मिल जाती है? गोदावरी में। तो गोदावरी की भी सहायक नदी बरदा नदी हो जाएगी, है ना। अगली नदी पढ़ते हैं हम, बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार के मुंडारा गांव से निकलती है ना। मुंडारा गांव के निकट एक रजोला ताल है जहां से हम लोग मानते हैं कि ये निकल रही है वास्तव में। फिर ये महाराष्ट्र के भंडारा में प्रवेश कर जाती है और महाराष्ट्र में प्राणहिता नामक स्थान पर बेनगंगा से मिल जाती है और बाद में गोदावरी में समाहित हो जाती है। बेनगंगा की जो सहायक नदी है वो कानन, पेंच, कुलबहरा, जिसे छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको स्टार लगाना है कि छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो कुलबहरा को कहा जाता है ना। बाग, देव नदी, चंदन नदी, काली सागर नदी, बावनथड़ी नदी, ये सब बेनगंगा की सहायक नदियां हैं। बेनगंगा सिवनी और बालाघाट जिले की सीमा बनाती है। बेनगंगा को बेवा, दिदी और बेनिया के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसको भीमगढ़ संजय सरोवर बांध कहा जाता है। ये कहाँ बना हुआ है? छपारा सिवनी में बना हुआ है ना। एशिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है।
सबसे बड़े बांध किस आधार पर? तो ये मिट्टी का बंधा सबसे बड़ा बांध है ना। द्वितीय बांध कहाँ पाया जाता है? तो ये बालाघाट में पाया जाता है, वैनगंगा नदी पर है। मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर जो बनाई गई थी 1923 में बनाई गई, ये भी कहाँ है? वैनगंगा नदी पर है ना। आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, है ना। तो द राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकंठन द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था, ये प्रणहिता नदी का इसमें वर्णन किया गया है। बाहुबली मूवी भी इसी उपन्यास पर आधारित है। तो आपसे कभी पूछ ले कि बाहुबली मूवी में जिस नदी का चित्रण किया गया है वो कौन है? तो वैनगंगा नदी है। अगली ये कुछ छोटी छोटी नदियां, क्या पेंच नदी है। तो पेंच नदी छिंदवाड़ा के जूनार देव पहाड़ों से निकलती है ना। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर बीचों बीच से गुजर रही है और ये गोदावरी में जाके मिल जाती है। आपने मोगली लैंड सुना होगा, तो मोगली लैंड भी कहाँ पाया जाता है? ये पेंच नदी में ही या पेंच नदी के किनारे ही पाया जाता है ना। सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो विदिशा जिले के सिरोंज के निकट से निकलती है और सिंध नदी पर गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड ये सारे जिले बने हुए हैं और ये इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सिंध की सहायक नदी है पहुज, कुमारी और माहौर, है ना। जोहिला नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो सांप की तरह बहती हुई निकलती है ना। तो हमको याद रखना है कि सर्प की तरह बहने वाली नदी कौन सी है? तो जोहिला नदी है ना। अन्य नदियों की यदि हम लोग बात करेंगे तो उर्मिल नदी है जो छिंदवाड़ा के जुन्नार देव से निकलती है, कहाँ मिल जाती है? वैनगंगा में मिल जाती है। नीवज नदी है, ये सीहोर से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। कुमारी नदी है जो शिवपुरी के पठार से निकलती है, भिंड की लाहर तहसील में सिंध नदी में मिल जाती है ना। कूनो नदी है, कूनो नदी शिवपुरी से निकलती है, चंबल में मिल जाती है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र बना रही होती है। फिर चिल्लर नदी की यदि देखो आपको स्टार लगाना, चिल्लर नदी पे है ना, शाजापुर में से निकलती है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। अब ये आपको अंत में मैंने ये मध्य प्रदेश की सारी नदियां आपको दिखा दी हैं। एक बार आप इस वीडियो को दोबारा से सुनेंगे तो आप यहाँ इन सारी नदियों को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप इस चैनल को लगातार लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो अपवाह तंत्र उसमें 6 भाग होते हैं, है ना। गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। हम लोग सबसे बड़े अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं, जिसका पहला नाम हमने लिखा है गंगा अपवाह तंत्र। ये गंगा अपवाह तंत्र है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 20-70 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ना। तो हमको ये याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें देख लेते हैं, इसी सीरीज में कवर कर जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन कभी आता है तो हम लोग गलत कर जाते हैं। तो भोजताल जैसे अपर लेक के नाम से जाना जाता है, यहीं लोअर लेक बनी हुई है। मोती लेक, सारंग पानी, शाहपुरा झील ये कहाँ बनी हुई है? भोपाल में, है ना। तवा रेशर भाई झील कहाँ है? होशंगाबाद में है। शंख सागर, माधव सागर, जादव सागर ये शिवपुरी में है। लाख बंजारा झील ये सागर में है। सिरपुर यशवंत सागर झील ये इंदौर में है। सिरपुर झील रामसर में प्रस्तावित है ना। तो मुंज सागर झील, कपूर सागर झील ये मांडू धार में है। चिड़ीखो झील नरसिंहगढ़ में है, राजगढ़ में है। मालवा का कश्मीर कहा जाता है किसको? राजगढ़ या चिड़ीखो झील को, है ना। हनुमान ताल कहाँ है? ये जबलपुर में है। महत्वपूर्ण तत्व पढ़ लेते हैं। नर्मदा का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है जो 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, लेकिन भारत की ये सबसे बड़ी 5वें क्रम की नदी है। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची स्टैचू बनी हुई जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और खोसला समिति नर्मदा के विवाद से संबंधित है। नर्मदा घाटी का विकास प्राधिकरण का जो स्थापना की गई वो 1985 में की गई थी। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना 10 सितंबर 1980 को की गई। तो आपसे जब तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण पूछेगा तो 85 होगा, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण पूछेगा तो 1980 होगा ना। भैंसरोडगढ़ जलप्रपात कोटा में है, चंबल नदी पर, है ना। चंबल नदी पर कहाँ है? कोटा में। कौन सा है? भैंसरोडगढ़। क्षिप्रा नदी के अन्य नाम यदि देखोगे तो पूर्ण सलिला है, पापहरिणी है, मोक्षदायिनी है, कनकसरंगा है, सोमवती। ये वो फैक्ट है जो हम कहीं ना कहीं बीच में भूल गए थे, है ना। बालाघाट शहर जो बसा हुआ है वो बाणगंगा नदी के किनारे या बैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। अगले फैक्ट देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा कब कही जाती है। इसको स्टार लगा लीजिए, इस साल यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा जरूर, है ना। पवित्रता के आधार पर बात करोगे तो आपको पवित्रता के आधार पर आपको नर्मदा दिखेगी। मालवा की गंगा पूछा जाएगा तो क्षिप्रा दिखेगी। आदिवासी, ये आदिवासी है ना, ये लिख रहा हूं यहाँ, ये आदिवासी गंगा है। आदिवासी गंगा पूछेंगे तो माही नदी को कहा जाएगा। प्रदूषण के आधार पर गंगा पूछेंगे तो बेतवा नदी को कहा जाएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा है। मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा भी किसको मिला? नर्मदा को मिला, है ना। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? तो केन नदी है। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है? तो रीवा है। हनुमंतिया जल पर्यटन केंद्र कहाँ बना हुआ? नर्मदा नदी में। ये कहाँ है? खंडवा में, है ना। चलिए, आज के वीडियो में केवल इतना ही। आपको इस वीडियो से संबंधित तमाम जानकारियां यदि चाहिए तो आप लोग हमको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियोज आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस पूरी सीरीज को आप लोग एक क्रम से यहाँ देख सकते हैं।
और भी यदि आपको लगता है कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या अन्य स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर और आपको क्या मिल सकता है, तो एमपीपीएससी के स्पेशल नोट्स मिल सकते हैं, 2024 का अपडेटेड करेंटेड अफेयर्स मिल सकता है, सारा कंटेंट हम आपको देंगे। और इस बार हम लोग एमपीपीएससी मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। आपको 15 जून के बाद से कुछ हॉट टॉपिक्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जहां से क्वेश्चन फंसने की संभावना इस बार लगभग 100% है ना। तो आप लोग इसी प्रकार की जानकारियों के लिए बने रहिए विद्या कसम के एजुकेशन चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर पाएँ, जिससे सभी के सिलेक्शन में हम लोग सहयोग कर पाएँ। और आप इंस्टाग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा चैनल फॉलो